आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है डेप्रिसिएशन, सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग डालें मीनिंग, ठीक है। मीनिंग लिखना स्टार्ट करें और फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू fall in the value of depreciation refers to fall in the value of fixed assets। साथ साथ लिखते चले जाना मेरे, ठीक है। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है। आगे नॉर्मल वियर एंड टीयर और कॉमा डाल के लिखो पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, और आगे लिखें और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस और एनी अदर रीजन। तो देखो क्या बोला, एक डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम से आपको बात बताता हूं। मैंने कहा कि मान के चलिए आपने कोई कार खरीदी, मान के चलो आपने कोई कार खरीदी। डायग्राम बनाते हैं अपन एक, और उस डायग्राम से समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डायग्राम में हमने देखा, देखो अब कार मेरे को एग्जैक्टली बनानी तो आती नहीं, आप समझ लो जैसे ये कार है, हमने कोई कार खरीदी और 10 लाख रुपीस की खरीदी। तो जो कार खरीदी वो आपकी एसेट है ना। अब आप उसको रेगुलर बेसिस पर यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स अब हम उस कार को बेचेंगे तो क्या वो 10 लाख की बिक जाएगी? तो आंसर है कि आफ्टर 5 ईयर अगर हम उसको सेल करते हैं तो वो या तो 6 लाख की बिकेगी या 7 लाख की बिकेगी, या हो सकता है इससे भी कम की बिके। तो ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि टाइम ड्यूरेशन बीतने की वजह से एसेट की कीमत में जो भी कमी आती है, इसकी एफिशिएंसी में जो भी कमी आती है, उसे अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ आ गई बात? डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि वैल्यू में कमी आना। आज हो सकता है कि आपके पास आपका कोई 2 व्हीलर हो, पापा ने आपको दिलाया हो, जब खरीदा था तो बहुत बड़े तरीके से चलता था। आप अपने मोबाइल को ही ले लो, अगर मान लो आपने मोबाइल खरीदा 20,000 का, 25,000 का, आप उसको 5 साल बाद बेचने जाओ तो क्या वो 20-25,000 में बिक जाएगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसको रेगुलर यूज करने से उसकी एफिशिएंसी में भी तो कमी आती है। तो जो उसकी एफिशिएंसी में कमी आती है वही डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। अब इस डेप्रिसिएशन याद रखना कि हमेशा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो लिखो डेप्रिसिएशन is to be calculated on fixed assets only, fixed assets only। डेप्रिसिएशन हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? केवल और केवल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अब आप ये देखिए, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं आपको। एंट्री पहले याद करनी पड़ेगी और फिर इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके लेजर पोस्टिंग भी कराऊंगा, कैसे करते हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, अब देखो, अब आती है देखो बात यहां पर कि अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री क्या बताने जा रहा हूं। पहली एंट्री है व्हेन फिक्स्ड एसेट्स परचेज। जब आपने देखो जनरल एंट्रीज भी पढ़ी है, जब हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? जब फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखो या बैंक लिखो, यही लिखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। वैसे तो देखो मैं आपको एक बार बताऊं कि क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है ना जब फिक्स्ड एसेट्स परचेज, अगर ये ना भी लिखा हो ना कि हमने चेक से पेमेंट किया है, तो भी यूजुअली हम उसको क्या मान लेते हैं? बैंक मान लेते हैं। क्योंकि बड़े अमाउंट जो है ना
वो हमेशा चेक से पेमेंट किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अगर बैंक लिखा हो तो उसमें मत पड़ जाना कि सर इसके अंदर तो लिखा ही नहीं है चेक, तो बैंक क्यों लिखा, तो उसकी चिंता मत करना आप लोग। फिर लिखा है व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। सेकेंड एंट्री है हमारी व्हेन डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट्स की कीमत में कमी आती है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर तो क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अगर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड अब जैसे देखो एसेट को अपन खरीदते हैं तो एसेट को बेचते भी तो हैं। अगर मान लो मैं अपन ने एसेट को बेचा, व्हेन एसेट्स सोल्ड, मान के चलो अगर अपन एसेट को सोल्ड करते हैं तो एसेट को खरीदने की जो एंट्री होती है ना उसकी उल्टी एंट्री करते हैं। देखो एसेट को खरीदने की थी, फिक्स्ड एसेट्स टू कैश थी, अब इसमें क्या लिखोगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट फोर्थ, अब एसेट्स के ऊपर क्या होता है, अपन ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना एट द एंड ऑफ ईयर उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, ऐसा होता है, हमेशा होता है। ठीक है, तो आप उसकी एंट्री क्या करते हो, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब ये एंट्रीज अपन को याद होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, चलिए अब देखो, सबसे पहले तो देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि इसका अकाउंट बनता कैसे। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि इस एंट्रीज को कैसे करते हैं और कैसे अपन इसका अकाउंट बनाते हैं, तो वो समझेंगे सबसे पहले अपन, है ना। अब देखो एग्जांपल लिखो, ए लिमिटेड परचेज मशीन फॉर रुपीज 2 lakh on 1st April 2000। ठीक है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है बाद में आपको समझाऊंगा, अभी आप ये मान के चलो कि डेप्रिसिएशन 10% की रेट से था। ईयर एंड्स ऑन 31st March every year। prepare machine account, prepare machine account for 4 years, prepare machine account for 4 years। अब देखो, अब इसकी देखो कैसे करते हैं अपन, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो देखो आपको क्या काम करना है, यहां पर एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, आप लोग स्केल से लाइन खींचेंगे।
ठीक है, यहां लिखोगे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर लिखो मशीन अकाउंट, ठीक है, ऊपर आप लिखे मशीन अकाउंट, ये लिखो डेबिट, ये लिखो क्रेडिट, यहां आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले अपन को देखो क्वेश्चन के अंदर क्या काम करना है। लिखा है 1 अप्रैल 2000 को, ध्यान से सुनना, कॉपी तो अपन बाद में भी कर लेंगे। क्वेश्चन के अंदर लिखा है 1 अप्रैल 2000 को एक मशीन परचेज की गई, है ना, 2 लाख रुपीस की। तो अपन जनरल एंट्री कैसे करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हैं। तो अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो मशीन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिखूंगा। देखो सभी बच्चों को तो पता ही है ना लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। तो 1 अप्रैल पर आप 2 कैश करके लिखोगे, 1 अप्रैल पर 2 कैश करके लिखेंगे, 2 लाख रुपीस, है ना। तो अपन ने लिख डाली। अब हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और मैंने आपको देखो ऊपर एंट्री लिखवाई थी कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, है ना। अगर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री करते हो तो फिक्स्ड एसेट्स की जगह में क्या लिखूंगा, मशीन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, या कैश, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री करता हूं यहां पर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर बाय डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए ना मुझे, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए। और कितने उससे करना चाहिए, 31 मार्च। अप्रैल में ईयर चालू होता है, 31 मार्च में बंद हो रहा है, तो 31 मार्च 2001। अब डेप्रिसिएशन कितना है, मैंने आपको ऊपर लिखवाया डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन है 10% की रेट से पर एनम। तो आपको 2 लाख का 10% निकालना होगा, 2 लाख का 10% निकाल दिया अपन ने, है ना। तो कितना आ जाएगा, 20,000, है ना, 20,000 आ जाएगा। तो देखो हमने इस हिसाब से देखा जाए तो पहली एंट्री की, उसकी पोस्टिंग कर दी, डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री की, उसकी पोस्टिंग कर दी। क्या मेरी एसेट बिकी है अभी, ये नहीं बिकी ना, तो इसकी एंट्री तो होगी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर आप एंट्री कर भी देते हो तो इसकी पोस्टिंग मशीन अकाउंट में तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर नाम ही नहीं है मशीन का, तो मशीन अकाउंट के अंदर तो नहीं आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि नाम नहीं है ना। तो अब अपन क्या काम करें, इसको बैलेंस कर दें। लेजर तो आप सब बच्चों को आती है, ध्यान से इधर देखें सभी बच्चे, बैलेंस कर दें, लेजर आता है ना। 2 लाख में से 20,000 गए तो कितने आते हैं, आप 31 मार्च पे जाके इसका बैलेंस कर दो बाई बैलेंस CD। तो 2 लाख में से 20,000 गए तो कितने आते हैं, 1,80,000। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा यहां पर 2 लाख, और यहां पर भी टोटल हो जाएगा 2 लाख। अब फिर से आप आगे बढ़ो, अब CD अपन BD में ट्रांसफर करेंगे यहां पर। अब आप देखो ये 31 मार्च 2001 था, तो यहां पर अब 1 अप्रैल 2001 आ जाएगा टू बैलेंस BD 1 लाख
80,000, ठीक है। वापस से टू कैश करके मत लिख देना, टू कैश तो एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पे फिर से आप बाई डेप्रिसिएशन लगाओगे 31 मार्च 2002 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, हर साल एंट्री करेंगे अपन। लेकिन देखो 10% लगाना है ना आपको, अब 10% वही 2 लाख के ऊपर ही लगाओगे आप। 2 लाख का 10%, 2 लाख की मशीन खरीदी थी, उसका 10% कितना आया, 20,000। फिर से बैलेंस शीट निकालेंगे, दूसरा साल कंप्लीट होने को आया, 4 साल का बनाना है बाई बैलेंस शीट। अब आप बताओ 1,80,000 में से 20,000 गए तो कितने आते हैं, 1,60,000। ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा टोटल। लो एक्सटेंड करो, ये लो यहाँ पर टोटल लिख देते हैं अपन, 1,80,000 हो गया, यहाँ पर भी 1,80,000 हो गया। अब इस सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दूं। फर्स्ट ये देखो, ये सीडी यहाँ पर होगा ना ट्रांसफर, सीडी बीडी में होता है ना। 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002 लिख दिया अपन ने, टू बैलेंस बीडी। अब तीसरा साल चालू हो गया, टू बैलेंस बीडी 1,60,000, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या काम करोगे, वही 31 मार्च 2003 में, 31 मार्च 2003 तीसरे साल में बाई डेप्रिसिएशन लगाओ। बाई डेप्रिसिएशन वही आ जाएगा आपका 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000। और अब वापस से बाई बैलेंस शीट करके इसको बंद कर देंगे। ध्यान देना सभी बच्चों को इधर ही। अब ये कितना आ जाएगा, 1,60,000 में से 20 गए तो कितने आते हैं, 1,40,000 आ गए, 1,40,000। अब टोटल हो जाएगा, देखो यहाँ पर, इसको टोटल कर दो तो ये हो गया 1,60,000 और यहाँ पर भी हो गया 1,60,000। अब फुल एंड फाइनल आखिरी साल है, अब आखिरी साल को एक्सटेंड कर दो देखो। और अब आखिरी साल को कैसे बनाएंगे, फिर से सीडीबीडी में ट्रांसफर होगा और अब हो जाएगा 1 अप्रैल, हो जाएगा 1 अप्रैल 2003, है ना। ये लो यहाँ पर लिख दो 1 अप्रैल 2003 टू बैलेंस बीडी। तो ये हो जाएगा 1,40,000। फिर से वही बाई डेप्रिसिएशन, वैसे तो इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। 2004 हो जाएगा अभी, 4 बाय डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया 20,000, वही 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10%। अब आपको वही बैलेंस शीट निकालना है, तो बाई बैलेंस सीडी ये आ जाएगा 1,20,000। और यहाँ पर अब आप देखो आपके 4 साल कंप्लीट हुए, बस इसको टोटल करके यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि 4 साल का अकाउंट बनाना था, अपन ने बना दिया। ये 1,40,000 आ गया, ये भी 1,40,000 टोटल में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो अगर अपन बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है ना। तो अब मैं अगर आपको ये बात बोलूँ कि डेप्रिसिएशन के लिए, कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालना मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अभी लिख लो, सब समझाऊंगा आपको।
कौन कौन से मेथड होते हैं वो देखेंगे। फॉलोइंग आर द मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉलोइंग आर द methods to calculate depreciation। ठीक है, फर्स्ट मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLM मेथड कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिखा हो ना तो भी इसका मतलब एक ही होता है, यही होता है ना। या इसका तीसरा नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो भी इसका मतलब एक ही होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नंबर 2 फिर आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो या इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलोगे आप? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को WDV मेथड। क्या बोलेंगे? WDV मेथड। ठीक है, तीसरा नाम इसका क्या होता है? रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, कई सारे नाम होते हैं इसके। ठीक है, अब इसको अपन समझेंगे, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। तो चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखते हैं और उससे बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। लिखो मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% per annum। Year ends on 31st March। Years ends on 31st March। अब देखो, अगर आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है तो अपन को दोनों मेथड से अपन को डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड दोनों से। जो चलन में नाम है वो यही है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर कोई और नाम भी लिखे होते तो अपन समझ तो जाएंगे, सारे नाम बता दिए मैंने इसको। और WDV मेथड, देखो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे WDV मेथड हो, पहले साल के अंदर डेप्रिसिएशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई सा भी मेथड हो, दूसरे साल से ही फर्क पड़ना चालू होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी थी? 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। इसमें भी 1 लाख थी। ठीक है, 1 लाख थी। अब पहले साल के अंदर अगर आप डेप्रिसिएशन लिखते हो, देखो यहाँ पर तो लेस डेप्रिसिएशन, ऊपर अगर क्वेश्चन जो अपन को दे रखा है 10% की रेट से, तो अगर आप 1 लाख का 10% निकालते हो तो यहाँ पर भी 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 10,000। और यहाँ पर भी 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 10,000। यानी दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं आया ना। तो 1 लाख में से 10,000 गए तो कितने आते हैं? 90,000। और यहां पर भी 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000। लेकिन सेकंड ईयर से दोनों के अंदर फर्क आएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो याद करना, जो ओरिजिनल हमारी कॉस्ट होती है ना, कौन सी थी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट? ये वाली। हमेशा डेप्रिसिएशन इसी के ऊपर ही लगेगा, यानी वही 1 लाख के ऊपर, वही 10%, वही 10,000। लेकिन WDV मेथड के अंदर क्या होगा? आपका जो बैलेंस होता है ना, देखो ये बैलेंस, इस 90,000 के ऊपर 10% लगेगा, हमेशा बैलेंस के ऊपर लगता है। ये जो बैलेंस माइनस करने के बाद आता है ना, उसके ऊपर 10% लगता है हमेशा। तो कितना आ जाएगा? 9,000।
तो ये कितने हो गए 80,000 और ये कितने हो जाएंगे 81,000। समझे? ऐसे ही अब आप थर्ड ईयर के अंदर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो थर्ड ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? अब आप देखो वही ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही लगाओगे आप स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 और यहां पर 81,000 के ऊपर 10% 8100। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस अमाउंट आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये आ जाएंगे आपके 80,000, नहीं ये कितने आ जाएंगे 70,000। 80,000 का अगर आपने 10,000 माइनस किए ये थर्ड ईयर के अंदर, पहले कितने आए थे 1,90,90 में से 10 गए 80 में से 10 गए 70,000, है ना? और यहाँ पे भी माइनस करके देख लो 81,000 में माइनस कर लो 8100 तो कितना आ जाएगा 72,900। तो उम्मीद करता हूँ बात आप सब बच्चों को समझ में आई होगी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा सेम चलता है और WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंस अमाउंट के ऊपर लगता है। ठीक है जी।